नया नाम आता है, दिस इज कॉल्ड क्या, न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ। तो देखिए जी न्यूटन कूलिंग्स लॉ क्या कहता है। देखो बेटे, इनका न्यूटन कूलिंग्स लॉ का ये कहना था कि भाई एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं कि इन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ कूल कैसे होती है। न्यूटन कूलिंग्स लॉ ने बताया कि कोई चीज़ कूल हो रही है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मान लो हमें आइसक्रीम जमानी है, हम लोग सब आइसक्रीम भी जमाते हैं। तो जब हम आइसक्रीम जमाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास दूध है, तो हमारे इस दूध का कोई टेम्परेचर होगा। मान लो वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, 30 डिग्री मान लिया हमने टेम्परेचर, और उसके अंदर आइसक्रीम जमाने के लिए जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं उसके अंदर हमने डाल दिए, और उसको हम फ्रीजर में रखते हैं। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है 4-6 घंटे में आइसक्रीम हमारी जम जाती है, 4 घंटे में हमारी आइसक्रीम जम जाती है। अब हमने क्या करा, फिर अगले दिन फिर एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने फिर क्या करा उसे, लेकिन जो वो कंटेनर लिया उसमें दूध डाला और उस दूध को हमने गर्म किया, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डालने थे डाल दिया। अब गर्म करके हमने उसको थोड़ा ठंडा करा, उसका टेम्परेचर लगभग 60-70 डिग्री कर दिया, और 70 डिग्री के उस टेम्परेचर पर को हमने लेके अब उसको दूध को फ्रीजर में रख दिया। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी आइसक्रीम थी ये मात्र 1.5-2 घंटे में जम जाती है। तो पहले केस में जब टेम्परेचर कितना रखा था 30 डिग्री का, तो लगभग 4 घंटे रख गए, और लगभग जब 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर रखा उसी दूध का और दूध फ्रीजर में रखा तो क्या हुआ, 1.5 घंटे या 2 घंटे में आइसक्रीम जम गए। तो पहले और दूसरे केस में से किस चीज़ का डिफरेंस था, टेम्परेचर का। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जब हमारा ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ कूलिंग कैसा होता है, फास्ट हो जाता है, और जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, तो रेट ऑफ कूलिंग कम होता है। कोई चीज़ कूल कब होती है, जब वो अपने में से हीट को रेडिएट आउट करती है, अपने में से उसका हीट का रेडिएशन करती है, रेडिएशन इमिट आउट करती है, इमिशन देती है। तो अगर ये बॉडी अपने में से हीट एनर्जी को रिलीज करेगी तभी तो बॉडी ठंडी होगी, लेकिन जब मैं से हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बॉडी हीट निकालेगी तो ये ठंडी हो जाएगी। तो कोई चीज़ ठंडी तब होती है जो अपने में से हीट एनर्जी को रिलीज करती है। तो जैसे कि मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ कि यहाँ पर गौर करके बताइए मुझे, मेरे पास ये एक लेवल है और एक लेवल ये है, इन दोनों में से देख के बता सकते हो कि किसका लेवल ज़्यादा है। ऊपर का लेवल बड़ा है, इसका लेवल छोटा है। इसका जो लेवल है, लेवल क्या है, टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, इसका लेवल कम है। लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम है। और यहाँ पर मैं एक बॉल रख दूँ, अगर मेरे पास ये बॉल है और बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी, तो आप बता सकते हो इस बॉल को मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ तो बॉल किधर से किधर चल सकती है। तो इसका मतलब बॉल एक एनर्जी है, एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही चलती है। अच्छा, एक केस तो ये वाला। एक अगर मैं आपसे एक दूसरा केस आपको दूं कि ये एक दूसरा केस मैंने आपको दिया है, इसमें आप मुझे देख के बता सकते हैं इसमें से कि फर्स्ट और सेकंड में से ये और ये इसका लेवल कैसा है, बढ़ ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इसका लेवल तो पहले वाला ही लेवल है। अगर मैं एक बॉल को यहाँ छोड़ूं, बॉल क्या है, एनर्जी, और एक बॉल को मैं यहाँ छोड़ूं तो दोनों में से कौन सी बॉल पहले जाके गिरेगी, ग्राउंड कट करेगी, ये वाली बॉल। अच्छा, इसका मतलब ये क्या थी, बॉल एनर्जी, किस में से एनर्जी जल्दी रिलीज होगी, इसमें से, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है उसमें से हीट एनर्जी भी उतनी तेजी के साथ रिलीज हो जाती है। तो जितनी एनर्जी पर सेकंड में जितनी ज़्यादा रिलीज होगी वो बॉडी उतनी जल्दी कूल डाउन भी तो होगी। तो यही किसने बताया, न्यूटन कूलिंग्स लॉ ने बताया कि जब हम किसी एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा ले लेते हैं और जब उस पर किसी एक बॉडी को ठंडा करते हैं, तो एक ज़्यादा गर्म बॉडी जब खुद ठंडी होती है या एक कम गर्म बॉडी जब ठंडी होती है, तो दोनों में से किसका रेट कूलिंग का फास्ट होता है, जो बॉडी गर्म होती है। ये नहीं कि आइसक्रीम में हमारे कैसे आप सिंपल भी रखोगे तो हम देखते हैं जो बॉडी गर्म है वो उतनी जल्दी ठंडा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कम गर्म है उसको अपने ठंडा होने में ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन जो गर्म करके आप ठंडा कर रहे हो उसको कम टाइम लगता है। अब इन्होंने ये बताया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आपने एक आइसक्रीम जो खाई, आपने एक आइसक्रीम जमा दी और वो आइसक्रीम आपकी मान लो 4 घंटे के अंदर जम गई है, आपकी 30 डिग्री का टेम्परेचर 4 घंटे के अंदर जम गई। अब आपने देखा कि रात को आपने 8 बजे आइसक्रीम जमाई, तो आपने देखा कि भाई को सबको पता है कि हमने आइसक्रीम जमाई, और ये सोचा कि कल सुबह सब मिलकर आइसक्रीम खा लेंगे। लेकिन आपने सोचा कि भाई ऐसा है कि क्या पता कल सुबह कोई और साफ कर जाए उसे, तो आपने क्या करा, रात को 12 बजे उठे, आइसक्रीम तो जम गई थी 3-4 घंटे में, 4-5 घंटे में। जैसे ही आप गए तो आपने उस आइसक्रीम को लिया
और आइसक्रीम के 2-4 सिप मार लिए, उसमें से निकाल ली। अब जब तुमने उस आइसक्रीम को खाया तो आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट भी हो गई होगी, उसका कुछ टेम्परेचर भी पहले के पहले 0 डिग्री था अंदर, अब वो कुछ मेल्ट भी हो गई होगी, 4-5 डिग्री टेम्परेचर भी हो गया। अब आपने सोचा कि मैंने 4-5 डिग्री हो गया, आइस मेल्ट, ये जो आइसक्रीम थी मेल्ट हो गई है, अब ये रख दूंगा तो सुबह तक फ्री जम जाएगी। और आप देखते हो कि वो सुबह जब मॉर्निंग में आप उसे निकालते हो वो तब तक जमती नहीं है, वो 4, 6, 8, 10, 12 घंटे लग जाते हैं उतने से 5 डिग्री वाला जो टेम्परेचर था उससे 0 आइसक्रीम जमाने में, जबकि वो आसानी से जमती नहीं है। जबकि आपने जब उस आइसक्रीम को सुबह जमाया था 30 डिग्री पे जमाया था तो वो 4 घंटे में जम गई थी, लेकिन जब आपने इसे खाया और जब खाया तो उसका टेम्परेचर जो 5 डिग्री के आसपास हो गया। अब 5 डिग्री से 0 डिग्री होने तक उसे लगभग 10-12 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कैसा था, कम था, और टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा से होगा। तो इसका समझ में आई बात। तो जब हम किसी एक बॉडी को, अब इसका कंपैरिजन सुनो, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है और एक बॉडी का टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 70 से 60 आने में, 70 से अगर वो बॉडी 60 सेकंड पे आ रही है तो 10 डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री पे आ रही है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना 10 ना, और ये 30 से कितना आ रहा है 20 आ रही है तो इसका भी टेम्परेचर डिफरेंस 10 आ रहा है। तो वो वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस है 30 से 20 आने में उसे टाइम लग गया कितना, आधा घंटा। कितना लग गया, आधा घंटा। लेकिन वो 70 से 60 आने में उसे मात्र टाइम मिला 2 मिनट। सिर्फ 70 से 60 आने में कितने में हो गया, सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है, जबकि 30 से 20 आने में उसे कितना टाइम लग गया, आधा घंटा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग, यस। तो शुरू में रेट ऑफ कूलिंग, यस, तो शुरू में जब 60 से 70 आया तो कितना टाइम लिया, 2 मिनट। लेकिन अगला 60 से जब 50 आएगा तो कितना टाइम लिया, 4 मिनट। फिर कितना, 60 से 50 आ गया, फिर 50 से 40 आएगा, टाइम और बढ़ेगा, और नीचे की तरफ जाओगे और बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाओगे और बढ़ेगा। इसका मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाता है उतना हीट का रेडिएशन जो वो बाहर निकाल रही है, हीट जो रिलीज कर रही है वो कम होता चला जाता है। नहीं बेटे समझ में? यही था क्या न्यूटन कूलिंग्स लॉ। तो देखिए जी, अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इसमें मस्ट रिमेंबर एक बात ध्यान रखना बेटे कि ऑलरेडी अगर मान लो ये इसका रेट और इसका रेट आपको पता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाएगा, एक बॉडी ठंडी होती जा रही है, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाएगा उसका रेट क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करने का कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी 30 से 20 हो रही थी और ये बॉडी भी एक बार अगर 70 से जब डिग्री ठंडी होती जाएगी तो एक बार ये भी 30 से 20 पे जाएगी, तो जब ये 30 से 20 की तरफ जाएगी अभी भी इसका 30 से 20 का रेट अभी भी बहुत फास्टर होगा एज कंपेयर टू इसके। अगर मैं देखूं कि इसका 30 यहाँ पे देखूं, इसका ये तो स्लोप आएगा यहाँ पर, तो अभी भी मैं इसका स्लोप देखता हूं तो इसका स्लोप कैसा होता है, दिस स्लोप इज फार ग्रेटर देन दिस स्लोप। तो हमेशा ये हीट अभी भी कैसा रिलीज करेगा, ज्यादा रेट से रिलीज करेगी ये वाली बॉडी, और ये वाली कम रेट से। जिस बॉडी का ऑलरेडी पहले टेम्परेचर ज्यादा था वो 30 डिग्री के से 20 डिग्री आने में अभी भी हायर रेट से एनर्जी को रिलीज करेगा अपने में से एज कम्पेयर टू जो बॉडी ऑलरेडी 30 पे रखी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन कूलिंग्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कूलिंग्स लॉ द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, और रेट ऑफ कूलिंग को हमने नाम दिया दिस इज dq अपॉन में dt, और एक माइनस साइन लगाया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अपने में से हीट को निकालेगा, और dq अपॉन में dt लिख रहे हैं तो हीट को लेगा। नहीं है बेटे समझ में? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर डिफरेंस। की बात समझ में आई? अब इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन है वो बना लेते हैं। तो देखिए, तो यहां से ये dq अपॉन में जो dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आंसर है टेम्परेचर डिफरेंस के तो है। इस प्रोपोर्शन को हटा के हम अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या, k, क्या है कांस्टेंट k, और ये कितना है T2 माइनस T1। ये k क्या है, k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, कांस्टेंट नोन एज न्यूटन कांस्टेंट, न्यूटन कूलिंग्स कांस्टेंट है। अब यहां पर ये बात समझ में आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखिए आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको एक बात पता है नाउ कि भाई हमने फार्मूला पढ़ा, जब हम किसी एक बॉडी को हीट देते हैं या कोई बॉडी हीट रिलीज करती है तो dq किसके इक्वल होता है, dq इज इक्वल टू mc डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो ये कितना हो गया, dq इज इक्वल टू mc dt, ये तो रिलीज करता है। इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए,
इक्वेशन फर्स्ट में। तो अगर यहाँ रखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डी क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ गया, एम सी डी टी अपॉन में कितना है, डी टी इज इक्वल टू के, और कितना आ गया टी टू माइनस टी वन। इसको उठा के नीचे ले जाओ तो डी टी अपॉन में कितना आ गया, स्मॉल टी इज इक्वल टू के अपॉन में एम सी और टी टू माइनस टी वन। ये बात समझ में आती है। तो ये के अपॉन में एम सी ये क्या है, दिस इज अनदर कॉन्स्टेंट, इज आप गौर करके देखो, के भी कांस्टेंट था ना पहले से, मास भी कांस्टेंट है भाई उसका जो भी बॉडी होगी, सी क्या स्पेसिफिक वो भी कांस्टेंट, तो इसे एक अनदर कांस्टेंट लिख दिया और इस अनदर कांस्टेंट को हमने नाम दिया कैपिटल ए, कोई भी लिख दिया कांस्टेंट बना दिया। अब इसके आगे यहां से देखें तो ये कितना आ गया, डी टी अपॉन में स्मॉल टी इज इक्वल टू, इसकी जगह कितना लिखा कैपिटल ए, और ये कितना आ गया टी टू माइनस टी वन। ये बात समझ में आती है सबको? हाँ जी, ये क्लियर है सबको? तो उसके बाद देखिए इसको उठा के नीचे ले जाओ तो ये कितना आ गया, डी टी अपॉन में टी टू माइनस टी वन, और ये कितना आ गया ए, और ये इधर पहुंच जाएगा, दिस इज डी टी। और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी चल रहा था यहाँ पे, ये एक माइनस साइन लगाते ना बेटे यहाँ पे, क्योंकि किसको रिप्लेस नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट रिलीज कर रहा है, कूल हो रही है बॉडी। तो यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी चल रहा था, ये माइनस, इस माइनस को यहाँ उठा के यहाँ लगा दिया। अब देखो जरा इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन करना 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आंसर है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि इस x को ऊपर ले जाएं, x की पावर माइनस 1 इंटू में dx, फिर इंटीग्रेशन करें और जिसका डेरिवेटिव है उसी का फंक्शन है, इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अगर ये फार्मूला लगाएं तो हम देखते हैं ये कितना आता है, इन्फिनिटी आ जाता है। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, और किसी पावर 0 तो 1, 1 में से 1 गया 0, तो मतलब 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। इसका आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, और इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ये बात फार्मूला यूज करते हैं 1 अपॉन में x खाली, तो उसका फार्मूला होता है log x। कितना होता है, log x। इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं, इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, log कितना आ गया t2 माइनस t1, और ये a तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, और ये कितना आ गया, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t। अब देखो जरा यहां पर, तो अब दूसरी बात, आपने log में एक चीज पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, नंबर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। क्या दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास ये log है, जैसे नेचुरल log, और ये मुझे दे रखा log e x इज इक्वल टू वाई, और मुझे इसे बेस 10 बनाना है। हम ऐसा, इसके लिए एक मेथड होता है, प्रोसेस होता है कि इस e को हटा के हम क्या लगा देते हैं, ये e है ना, दिस वन e, इसको हटा के हम क्या दो लिख सकते हैं, 2.303 लगा सकते हैं log, और यहाँ पर बेस कितना आ गया 10x, और ये कितना आ गया y, और वह लगे कि मैं बताया log 10 की वैल्यू हम कितने ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 होती है, ठीक है। लेकिन एक मेथड ही हो गया, दूसरा मेथड होता है हमारे पास कि यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए log, इसको हटाने के लिए बेस 10, और ये x, जो ये नेचुरल log था ना e, ये किसकी पावर बन जाता है, इसके, दिस इज e की पावर y। log e x इज इक्वल टू वाई था, तो यहाँ पे log कितना आ गया बेटे, बेस 10 इंटू में x, और ये जो फंक्शन था ये e की पावर बन जाता है। तो यूज करिए इसे, अगर यहाँ पे यूज करें तो log 10 कितना आ गया, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस a t, ये तो आ गया। और आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दिस इज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस a t, दिस इज द फार्मूला। इसी फार्मूले से एक रिजल्ट ये निकला कि अगर मैं इसे t2 माइनस t1 लिखूं और इसको उठाकर नीचे ले जाऊं e की पावर a इंटू टी, तो इससे एक रिजल्ट बनाओ कि अगर मेरा यहाँ पे टाइम की वैल्यू, अगर मेरा टाइम की वैल्यू इसमें कम है, टाइम की वैल्यू कम है, तो इस e की पूरे के फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, कम। भाई e टाइम कम है तो इस पूरे की वैल्यू कम नहीं होगी। तो अगर मेरा टाइम कम लग रहा है, दिस इज टाइम कम है, तो ये पूरी वैल्यू जो है यहां से यहां तक की जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम। और जब अगर मैं इस कम वैल्यू को 1 से डिवाइड करूंगा, 1 को इस कम वैल्यू से डिवाइड करूंगा, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, बढ़ जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ गई तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होगा, बढ़ नहीं गया। इसका जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता है तो टाइम कैसा होता है, कम लगता है, और ये टाइम किसका, रेट ऑफ कूलिंग है। और हम ये तो डिसाइड कर देखते आ रहे हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगा, तो कूल होने में टाइम कम लगेगा। और उल्टा कर लो इसका, अगर ये टाइम बढ़ेगा यहाँ से तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। ये वाली पूरा, ये इसकी वैल्यू कम क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम था।
तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ इसका टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नहीं है बेटे समझ में? तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू, टाइम मेरा बढ़ेगा, टाइम में धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, बढ़ता जाएगा। पहले टाइम कम था, धीरे 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 करेगा तो टाइम मेरा बढ़ता नहीं चला जाएगा। जब टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका अगर मैं ग्राफ मुझे प्लॉट करना हो, आ जाएगा? तो इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो तो देखना, ये टेम्परेचर मेरा शुरू का टेम्परेचर था, मान लो T1 था, और ये टेम्परेचर मेरा फाइनल टेम्परेचर है, दिस इज T। अब ये T2 टेम्परेचर मान लिया, और ये क्या है, टाइम है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे ग्राफ, इसकी वैल्यू ये डिग्री चेंज होती चली जाती है। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सुनना जरा, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ गया, अगर इस टाइम पर अगर मैं इसकी वैल्यू ऑब्जर्व करूं तो देखना टेम्परेचर कैसा हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस इनके बीच का कम नहीं हो गया। अरे शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो टाइम मुझे कम नहीं लग रहा था यहाँ पर, शुरू में टाइम कम लगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कैसा हो गया, कम। मेरे को टाइम और बढ़ गया यहाँ पर, तो जब मेरा टाइम और बढ़ गया तो मैं क्या देखता हूँ, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस और कम हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम क्या देखते हैं, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस और कम होता चला जाता है। बेटे बात समझ? तो दिस इज द ग्राफ विच इंडिकेट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस द रेट ऑफ कूलिंग विल बी फास्ट।